कुछ समय पहले की बात है। दौलतपुर के एक छोटे से गांव में विनोद अपनी पत्नी और 12 वर्ष की बेटी के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। विनोद की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। विनोद के माता पिता एक गंभीर बीमारी के कारण उसके बचपन में ही गुजर गए थे। विनोद के सर पर बचपन में ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। माता पिता के गुजर जाने के बाद विनोद की सारी जमीन बिक गई। इसलिए विनोद दूसरों के यहाँ मजदूरी करके किसी तरह घर का खर्च चलाता है। वही विनोद की पत्नी गांव के चौधराइन के यहाँ चौका बर्तन करती थी। दोनों पति पत्नी कठिनाई भरा जीवन व्यतीत करते थे। धीरे धीरे ठंडी का मौसम खत्म हो गया और गर्मी का मौसम शुरू हो गया था। सुनिए जी, किसी तरह ठंड का मौसम बीत गया और अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। हमें एक पंखे का व्यवस्था करना होगा। हम दोनों किसी तरह गर्मी काट भी लेंगे, लेकिन रोशनी ये गर्मी कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? सत्यवती, तुम सत्य कह रही हो। कल मैं जब बाजार गया था तो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इस बार गर्मी तो पड़ेगी, लेकिन साथ में बारिश भी खूब जोरों से होगी। सत्यवती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से हमारी झोपड़ी भी पुरानी हो गई। गर्मी तो झेल सकती है, लेकिन बारिश नहीं झेल पाएगी हमारी ये झोपड़ी। मुझे तो बहुत चिंता हो रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? क्या सच में गर्मी के साथ साथ बारिश भी पड़ेगी? सत्यवती, भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने खुद अपने कानों से सुना है लोगों को बातें करते हुए। वो लोग बोल रहे थे कि 4 दिन से न्यूज में यही दिखा रहा है कि आप सावधान रहिए। इस बार गर्मी के साथ भारी बारिश पड़ेगी। मौसम विभाग का यही कहना है। इस बार तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। हम लोग गर्मी से बचने की सोच रहे थे, ऊपर से ये बारिश की चिंता। अब हम क्या करेंगे जी? हम कर भी क्या सकते हैं सत्यवती? जो होगा देखा जाएगा। कल की चिंता में हम आज क्यों परेशान रहे? जो होगा वो होकर रहेगा। चिंता करने से ठीक थोड़ी हो जाएगा। विनोद सरस्वती से इतना कहकर काम पर चल दिया। थोड़ी देर बाद विनोद सेठ जी के घर पर पहुंचा। क्या बात है विनोद, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। तुम्हारे घर में सब ठीक ठाक तो है? सेठ जी, सब ठीक है। फिर तुम इतना उदास क्यों हो, मुझे बताओ तो सही। तुम चाहे जितना छुपाओ, विनोद तुम्हारे चेहरे पर साफ झलक रहा है कि तुम्हें कोई परेशानी है। सेठ जी, मौसम विभाग का कहना है कि इस बार गर्मी के साथ भारी वर्षा भी होगी। इस कारण सेठ जी चिंतित में हूँ कि गर्मी तो किसी तरह हम झेल लेंगे, लेकिन बारिश का मुकाबला कैसे कर पाऊंगा? और यदि झोपड़ी हमारा गिर गया तो हम परिवार भर रोड पर आ जाएंगे। सेठ जी, बस यही चिंता हमें खाए जा रही है। सेठ जी, जो मजदूरी मिलता है उन रुपयों से घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से चलता है। चिंता मत करो विनोद, सब ठीक हो जाएगा। ये लो 10,000 रुपए और जाकर अपने घर का मरम्मत करा लेना। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सेठ से इतना कहकर विनोद अपने घर पहुंच जाता है। आप आ गए जी। आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं खाना निकाल देती हूँ। सत्यवती, आज मैं बहुत खुश हूँ। जानती हो सत्यवती, मैं सेठ जी को अपनी परेशानी के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे 10,000 रुपए दिए और बोले, विनोद, मेरे होते हुए तुम्हें सड़क पर नहीं सोना पड़ेगा। और सत्यवती, सेठ जी ने 10,000 रुपए मुझे दिए और बोले, जाकर अपना घर ठीक करावो। ये तो बहुत अच्छा हुआ जी। 10,000 में हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। झोपड़ी ठीक हो जाएगा, फिर हमें बारिश से नहीं डरना पड़ेगा। सेठ जी हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। आज उन्होंने हमारी मदद करके हमें अपना कर्जदार बना दिए हैं। मैं उनका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हे भगवान, सेठ जी को आप हमेशा खुश रखिएगा। हाँ सत्यवती, तुम सत्य कह रही हो। मैं सुबह ही जाकर मिस्त्री को लेकर आऊंगा और अपना झोपड़ी ठीक करवा दूंगा। अगली सुबह होती है। अचानक रोशनी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। सत्यवती और विनोद बहुत परेशान हो जाते हैं। दोनों लोग रोशनी को अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को देख लीजिए। रात भर बिल्कुल ठीक थी, सुबह अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। घबराइए मत, अभी देखता हूँ। और आप दोनों परेशान होंगे तो आपकी बेटी ज्यादा परेशान हो जाएगी, इसलिए आप दोनों हिम्मत रखिए। मैं अभी देखता हूँ कि क्या हुआ आपकी बेटी को।
डॉक्टर साहब रोशनी को कमरे में लेकर जाते हैं। ये क्या हो गया जी अचानक हमारी बेटी को? वो ठीक तो हो जाएगी। हे भगवान, तू हम गरीबों को ही क्यों सताता है? जो तकलीफ देना था मुझे देता, मेरी बेटी को क्यों दिया? सत्यवती, ईश्वर को पता था कि इन लोगों की नींव कहाँ से कमजोर है, और हम दोनों को भली बात मालूम है कि हमारे प्राण हमारी बेटी है। इसलिए भगवान ने हमारी बेटी को तकलीफ दिया कि अगर इनको तकलीफ देंगे तो ये किसी तरह झेल लेंगे, लेकिन अगर उनकी बेटी को तकलीफ देंगे तो ये कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। सत्यवती, ये तो शुक्र है सेठ जी का कि उन्होंने 10,000 रुपए दे दिए थे, नहीं तो आज हमें अपना टूटी फूटी झोपड़ी भी बेचना पड़ता। सत्यवती, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला भी गरीबों को ही सताता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। वो पहले से योजना बनाकर रखता है। हम जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता, हमेशा उसका उल्टा ही होता है। तब तक डॉक्टर साहब आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है? मेरी बेटी को ठीक तो है ना? आप चुप क्यों हैं? जल्दी बताइए ना कि क्या हुआ है मेरी बेटी को। देखो डॉक्टर साहब, घबराहट से मेरा दिल बैठा जा रहा है। रोशनी ठीक तो है डॉक्टर साहब? सुनिए आप दोनों, रोशनी के हाथ में इन्फेक्शन हुआ है, उसको 10 दिन तक आईसीयू में रखना पड़ेगा। आप कैश काउंटर पर जाकर 10,000 रुपए जमा कर दीजिए, वरना लेट हो गया तो उसे कोई नहीं बचा सकता। डॉक्टर साहब, मैं अभी जमा करता हूँ। आप मेरी बेटी का इलाज करिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हाँ डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं बेटी अभिशाप होती है, लेकिन मेरी रोशनी मेरे लिए वरदान है। वो हमारी जान है। चिंता मत करिए, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस आप हिम्मत बनाए रखिए, जाकर कैश काउंटर पर कैश जमा कर दीजिए। विनोद जाकर 10,000 रुपए कैश काउंटर पर जमा कर देता है। सत्यवती, लगता है भगवान की भी यही मर्जी है कि इस बार की बारिश में सड़क पर ही हम अपना आशियाना बनाए। देखते ही देखते 10 दिन पूरे हो जाते हैं। रोशनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तीनों लोग अपने घर लौट आते हैं। दिन गुजरता है, गर्मी अपना विकराल रूप ले लेती है और देखते ही देखते बारिश भी होने लगती है। किसी तरह तीनों लोग रात गुजारते हैं। अगली सुबह होती है। दौलतपुर गांव के सभी लोग बारिश और गर्मी से बहुत परेशान हो रहे थे। दिन हो या रात, लोग बारिश के कहर से परेशान थे। हे भगवान, कैसी लीला है आपकी। देख रहे हैं जी, कितनी बारिश हो रही है। इतनी बारिश में काम धंधा भी बंद हो गया। जो पैसे थे रोशनी के दवा में लग गए, नहीं तो ये झोपड़ी ठीक हो जाती। कह तो तुम ठीक रही हो सत्यवती, लेकिन सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। अगर सेठ जी हमें पैसे नहीं दिए होते तो शायद आज रोशनी हमारे बीच में नहीं होती। झोपड़ी का क्या सत्यवती, अगर झोपड़ी नहीं रहेगी तो हम रोड पर भी रह लेंगे, लेकिन आज हमारी बेटी को कुछ हो जाता तो हम जीते जी मर जाते सत्यवती। इसलिए जो गुजर गया उस पर सोचना बेकार है। पापा, आपने मुझे क्यों बचाया? आप मुझे मर जाने देते। मैं अपने माँ बाप के दुख का कारण नहीं बनना चाहती हूँ। पापा, जब हमारे घर की स्थिति इतनी बेकार चल रही है तो आपको मुझे नहीं बचाना चाहिए था। अगर 10,000 रुपए होते तो हमारा ये झोपड़ी बनकर तैयार हो जाता। बेटी, तू ये क्या कह रही है? तेरे बिना ये घर घर नहीं रहता, कब्रिस्तान लगता है। रोशनी बेटी, ऐसा नहीं बोलते। तू ही तो मेरी सुख का कारण है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम दोनों वैसे ही मर जाते। तीनों लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक आसमान में तेज बिजली कड़कने की आवाज आती है। देखते ही देखते विनोद की झोपड़ी टपकने लगती है। पूरे कमरे में कीचड़ ही कीचड़ फैल गए। तीनों लोग पानी को बाहर उलझने लगते हैं। अब हमारा क्या होगा? लगता है ये झोपड़ी ज्यादा देर तक बारिश नहीं झेल पाएगी। पिताजी, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है।
माँ, कुछ खाने को दे दो ना। सुनिए जी, घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा है और ऊपर से रोशनी को भूख लग गई है। अब हम क्या करेंगे जी? सत्यवती, तुम चिंता मत करो। मैं गांव के साहूकार के यहाँ से मदद मांग कर आता हूँ। हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर दें। बारिश कम हो गई है जी, आप जल्दी से जाइए, नहीं तो इस बेमौसम बारिश का कोई ठिकाना नहीं। विनोद साहूकार से मदद मांगने चल देता है और कुछ देर बाद विनोद साहूकार के घर पहुंच जाता है। मालिक, मेरी बेटी बहुत भूखी है। कुछ राशन मिल जाता तो मेरी बेटी भूखी न रहती। मालिक, आप मुझ पर एक एहसान कीजिए, उसके बदले में आप जो कहेंगे मैं वो सब करूँगा। मालिक, बारिश के चलते काम धंधा सब बंद हो गया है। मेरी बेटी सुबह से भूखी है, आप कुछ रहम कीजिए। अरे विनोद, मैं तेरा दुख समझता हूँ, लेकिन जब से ये बरसात आई है हम खुद भोजन के लिए तरस गए हैं। खेत पानी में डूबे पड़े हैं। जो फसल लगी थी सब बर्बाद हो गया बारिश के कारण। छत की मरम्मत भी रुक गई। अभी मैं कुछ नहीं दे सकता। विनोद 2-3 जगह राशन मांगने जाता है, लेकिन सब इनकार कर देते हैं। आसमान काले हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बारिश फिर आतंक मचाने आ रही है। विनोद उदास मन से घर लौट रहा था। रास्ते में 2 लोग बातें कर रहे थे। अरे भाई भोला, इस बार तो बारिश का आतंक फैलता ही जा रहा है। खेतों के लिए तो जैसे अभिशाप बन गई। ऐसे ही बारिश होती रही तो गांव में बाढ़ भी आ सकती है। ऊपर वाले की लीला ऊपर वाला ही जाने। तुम सत्य कह रहे हो। रेडियो पर मौसम विभाग का कहना है बारिश 15 दिन तक रहेगी, और मौसम विभाग वाले बोल रहे थे घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इतना सुनकर विनोद अपने घर पहुंच जाता है। क्या हुआ जी? कुछ नहीं मिला? सत्यवती, मैं अभी बाहर से सुनकर आ रहा हूँ कि बारिश अभी 15 दिन तक और रहेगी, और यदि ऐसा रहा तो बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो जाएगी। दाल, चावल, तेल, साबुन सब महंगे हो जाएंगे। क्या 15 दिन तक बारिश होगी? अगर ऐसा होगा तो हम खाएंगे क्या? आपको तो पता है घर की हालत कैसी है। हमारी झोपड़ी कब गिर जाए कुछ नहीं कह सकते। अब तो सोने की जगह नहीं बची। पूरा फर्श गीला हो गया है, मिट्टी सब फूल गए हैं, पैर धंस जाते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ सत्यवती, इस झोपड़ी का कोई भरोसा नहीं, कब गिर जाए कुछ कह नहीं सकते। यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, दूसरी तरफ घर में राशन भी नहीं है। हम करें तो करें क्या जी? सुनिए जी, मैं जानती हूँ कि आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि अब अकेले की नहीं, दोनों की लड़ाई है। हमें मिलकर ही कोई रास्ता निकालना होगा। अगले दिन आसमान में काले काले बादल उमड़ने लगते हैं और तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है, जैसे आसमान फट गया हो। अब देखिए जी, बारिश और भी तेज हो गई है। हमारी झोपड़ी जवाब देने लगी। हर एक कोने से पानी टपक रहा है। एक तरफ बारिश की मार है, दूसरी तरफ भूख की मार। अब तो घर में खाना पका भी नहीं सकते, चूल्हा भी भीग गया। सत्यवती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाहर सैलाब जैसा मंजर है, ऐसे में बाहर निकलूं तो जाऊं कहाँ? विनोद सोच में पड़ जाता है। बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लोग बारिश के डर से बाहर नहीं निकल रहे थे। देखते ही देखते झोपड़ी की एक दीवार गिर पड़ती है। सत्यवती, अब हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। चलो कहीं और ठिकाना ढूंढते हैं। हो सकता है रहने के लिए कोई आसरा मिल जाए। अब इस झोपड़ी का साथ हमारा यही तक था। विनोद और उसका परिवार गांव के बाहर जाने लगते हैं। विनोद के मन में थोड़ी उदासी थी, लेकिन वो कितना लाचार है कि वो अपनी पत्नी और बेटी को अब संभालने में असमर्थ है। बारिश और तेज हो जाता है। विनोद चलते चलते दूसरे गांव की सीमा पर पहुंच जाता है। वहां उसे एक बहुत पुराना ट्रेन का डिब्बा दिखाई देता है। वो अपनी पत्नी के साथ उस डिब्बे में चला जाता है। उसी ट्रेन के डिब्बे में अपना ठिकाना बनाता है। धीरे धीरे बारिश के दिन गुजर जाते हैं। अब वही ट्रेन का डिब्बा उसका घर बन चुका था।